नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एजुकेशन हब पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, जिले वाइज परिचय करवा रहे हरियाणा का, तो एक आज नया जिला लेके फिर आपके सामने हाजिर है। तो उस जिले का नाम क्या है? पानीपत। ठीक है जी। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उनका जिक्र भी करेंगे। सीट एग्जाम 2025 में अगर पूछना है उसका भी जिक्र करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, पानीपत डिस्ट्रिक्ट है वो पढ़ाएंगे। तो पहले वाला पेज था उसका मैप, अब आते हैं उसके बारे में जानकारी। देखो मैं बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करा हुआ था, कहाँ पूछा गया था। तो पहले देखिए पेज में क्या लिखा गया है जी, कि 1 नवंबर 1989 को, ध्यान रखना, जिले की स्थापना की गई थी। क्या की भी स्थापना की गई थी? किससे निकाल के? करनाल से निकाल के। ध्यान रखना है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला किस जिले से कट करके या निकाल के बनाया गया। तो करनाल से बनाया गया। और करनाल यानी कि पानीपत बनने से पहले क्या था, पानीपत जिला बनने से पहले करनाल की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1 नवंबर 1989 क्या करते भाई, से जिला बना दिया। चलिए आगे क्या लिखा गया, 24 जुलाई 1991, देखो 89 में जिला बनाया, उसके 2 वर्ष ही पश्चात पानीपत को फिर से किसमें मिला दिया गया? करनाल में फिर से मिला दिया गया। क्या कर दिया गया? करनाल में फिर से शामिल कर दिया गया। ठीक है भाई, चलिए दोबारा क्या है, फिर देखो 1 जनवरी 1992, अब ध्यान रखना भाई, ये वाली तारीख ये नोट कर लेना। 1 जनवरी 1992 को पानीपत को दोबारा से जिला बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? दोबारा से। हरियाणा पुलिस एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसका 2 बार गठन किया गया? तो वो कौन सा है भाई? पानीपत है। गठन किया गया, देखो एक बार गठन किया गया था इस तारीख को, नवंबर 89 को, और दूसरी बार जब गठन किया गया तो जनवरी 1992 को। हो गए ना, पहली बार तो ये और दूसरी बार ये। तो एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार किया गया वो पानीपत है जी। अब देखो ऊपर वाली जो तारीख है ना, उसमें हरियाणा में 4 जिले बने थे। एक साथ कितने बने? 4 जिले। उसके लिए एक ट्रिक है, यमुना का पानी, यमुना का पानी रेवाड़ी गया, ये वाली ट्रिक। तो कैसे है भाई, देखिए यहां से क्या बनेगा? यमुनानगर, ता से कैथल, पा से पानी से पानीपत, और रेवाड़ी से रेवाड़ी। तो जी ये 4 जो जिले हैं ना, वो एक ही तारीख को बने हैं। और वो कौन सा है? 1 नवंबर 1989। ठीक है, उसमें से एक जिला उसे दोबारा जिला बनाया गया। किसको? पानीपत को। जनवरी 1992 को उसको दोबारा से स्थापित किया गया। इसलिए मैंने आपको बताया, हरियाणा पुलिस एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार हुआ, वो कौन है जी? पानीपत। ठीक है, एक बार ये जो पॉइंट लिखे हैं ये नोट करके करो, एक बार जरा उतारो और फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, करो जरा, नोट करो। चलिए नोट, चले भी आगे। देखो अगले वाला नेक्स्ट पेज खोलते हैं। ये देखो क्या लिखा गया है, डिवीजन। ठीक है, मंडल। तो मंडल क्या है भाई? जो करनाल वो क्या है? स्वयं एक मंडल है, उसमें 2 जिले आते हैं। कौन सा? पानीपत और कैथल। अब सुन लीजिए, करनाल एक डिवीजन है, उसमें 2 जिले आते हैं। कौन सा? एक तो पानीपत, और एक कौन सा है? कैथल। ठीक है, यही बताया है। क्या है? 2 जिले आते हैं। एक करनाल स्वयं तो आएगा भाई, डिवीजन है। चलिए यही बताया। उसके बाद उपमंडल होता है पानीपत, समालखा, इसराना। इसराना जो है एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। ये वाला एससी के लिए आरक्षित विधानसभा सीट कौन सी है? पानीपत की इसराना। ठीक है, ध्यान में जाएगा कौन सी है? इसराना। तहसील पानीपत, समालखा, इसराना, बापोली। ये एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बापोली किसमें आता है? तो पानीपत में आता है। किसमें आता है? पानीपत। अब यहाँ एससी के लिए सीटों की बात हुई है, तो आपको बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर जैसे एससी है ना, हरियाणा के अंदर एससी में जो सीटें उसकी संख्या कितनी है? 17।
अच्छा, टोटल कितनी है विधानसभा में? विधानसभा में टोटल जो सीटें वो 90 है। 90 में से एससी के लिए कितना आरक्षित है? 17। कितना है भाई? 17। और 17 में एक सीट मैंने अभी आपको कौन सी बताई? इसराना, वो एससी के लिए रिजर्व है। अब यहां देखेंगे भाई, 17 जो सीटें हैं उसमें से एक सीट ऐसी है जो हेड ऑफिस ही आरक्षित है, झज्जर। झज्जर क्या है? हेड ऑफिस है एक जिले का, और वो क्या है? आरक्षित है। एकमात्र ऐसी सीट झज्जर है जो हेड ऑफिस जिले का, हेड ऑफिस ही आरक्षित है, वो झज्जर है। और झज्जर से शायद जो भी फिलहाल विधायक है, गीता, शायद गीता भुक्कल ऐसी है, शायद गीता ऐसी। और कांग्रेस की सीट है भैया, कौन सी है? कांग्रेस से यहाँ जीती है, गीता भुक्कल ही है भाई शायद। कौन है? गीता भुक्कल, झज्जर से। ध्यान रह जाएगा भाई। अच्छा, कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन आपसे ऐसा भी कोई शहर पूछा जाएगा किसी न किसी जिले का, और पूछेगा आपसे किस जिले में स्थित है ये शहर। जैसे नारनौल पूछ ले महेंद्रगढ़ में, महम पूछ ले रोहतक में है, नीलोखेड़ी करनाल में है, ठीक है, पिंजौर पंचकुला में है। तो इस तरह एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा, और बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले डिवीजन ये लिखा गया है मंडल, उसमें 2 जिले। इसराना एससी के लिए आरक्षित सीट है। एससी का थोड़ा सा मैंने आपको बताया विधानसभा में कैसे क्या है। अच्छा, एक और, एससी को जो विधानसभा में रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के अनुपात में है। अच्छा, ये सीटें फिक्स है भी 17। क्या है? 17 सीटें फिक्स है। इन पर एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए करो भी नोट जरा, फिर चलते हैं आगे। 2-3 लाइन नोट करनी बस आपको। चलिए जी, नेक्स्ट वाले पेज पे चलते हैं। यहां से क्वेश्चन देखना। उपनाम, हर जिले में आपको क्या मिलेंगे? उपनाम मिलेंगे। तो क्या है? बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर किस लिए है? अच्छा, ये भी पूछा जाता, बुनकर नगरी। हरियाणा की बुनकर नगरी पूछे तब भी क्या आएगा? पानीपत आएगा। बुनकरों का शहर। पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब किस लिए है? यहाँ पर एक पानीपत में बाहोली गांव है, वहां पर क्या है? भारत की सबसे बड़ी कह सकते हैं, क्या है? तेल शोधक कारखाना है, ठीक है, तेल रिफाइनरी है पानीपत में। उसके बारे में बताएंगे जब पॉइंट आएगा। मध्यकालीन युद्ध अखाड़ा, ये भी बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुए? 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं। 3 जो प्रमुख युद्ध है वो कहाँ हुए हैं? पानीपत। पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो फिलहाल देखिए ये वाला क्वेश्चन, बुनकरों का शहर, हरियाणा एसएससी ने पूछा हुआ है। बुनकरों का शहर किस लिए है? कि यहाँ पर कंबल बनाए जाते हैं, दरी बनाई जाती है, कंबल ये बनाए जाते हैं, दरी बनाई जाती है, ठीक है, गलीचे बनाए जाते हैं, इसलिए बुनकरों का शहर। और पेट्रोकेम बताया मैंने कि रिफाइनरी, यहाँ पर तेल शोधक कारखाना, तेल रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी है ये वाला, ठीक है। मध्यकालीन युद्ध अखाड़ा है क्योंकि 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं, 1526, 1556, 1761। इन तीनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा मैं आगे। तो फिलहाल आपको सिर्फ क्या करना है? उपनाम नोट करने हैं। जैसे चलिए, बुनकरों का शहर है तो पीतल का शहर। पीतल का शहर है भाई जगाधरी, ठीक है। पीतल नगरी पूछ लिया जाए, पीतल नगरी कौन सा है? रेवाड़ी, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आप। चलिए, शायद इतना 2-1 पॉइंट नोट कर लिया आपने, मैं लिखते टाइम भी आपने। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं, बुनकरों का शहर पेट्रोकेमिकल हब, और क्या है? मध्यकालीन युद्ध अखाड़ा, ठीक है। और पीतल का शहर जगाधरी, और पीतल नगरी कौन सा है? रेवाड़ी। करो भी नोट जरा। चले भी,
नेक्स्ट वाले पेज पे अब थोड़ा सा लेते हैं इसका इतिहास कैसे क्या रहा है। क्या लिखा है भाई, महाभारत काल में पानीपत को पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ कहा जाता था। बिल्कुल राइट है। तो देखिए महाभारत में युधिष्ठिर ने दुर्योधन से क्या मांगे थे, 5 गांव। 5 गांव मांगे थे। 5 गांव में कौन कौन सा था, एक तो ये पनप्रस्थ, ये पांडुप्रस्थ कहा जाता है, सेकेंड। उसके बाद था इंद्रप्रस्थ, बागपत, ठीक है। चौथा देखो इन सोनप्रस्थ, और पांचवा है तिलपत। ये 5 गांव मांगे थे। इसने युधिष्ठिर ने अपने भाई यानी कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव मांगे। किससे मांगे जी, दुर्योधन से मांगे थे। किससे मांगे, दुर्योधन से। दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। तो महाभारत काल में पूछा जाए तो क्या नाम था पानीपत का, पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ। क्लियर है यहां से। अब आप ये बाकी कौन से है जी, इंद्रप्रस्थ भाई दिल्ली को कहा जाता है अर्जेंट में, ठीक है। बागपत अभी भी यूपी का जिला है, यूपी क्या है, जिला है, ठीक है। सोनप्रस्थ सोनीपत है भाई, हरियाणा का जिला है। और तिलपत फरीदाबाद में एक जगह आती है। ये बात, ये क्या है, 5 गांव थे, मांगे थे 5 भाइयों के लिए। दुर्योधन ने देने से क्या कर दिया था, मना कि नहीं देंगे। उसके बाद ही तो फिर युद्ध होता है कि वो जो जीतेगा युद्ध में वो ले लेगा सारा साम्राज्य। बिल्कुल यही बात थी। अब यहां आएगा पानीपत को महाभारत काल में पनप्रस्थ या पांडुप्रस्थ कहा जाता था, ये बात, ठीक है। एक बार 5 गांव और प्रेजेंट में क्या क्या कहा जाता है उनको, मैं यहां भी लिख देता हूं, यहां पानीपत करो विनोद। चलिए अगर आपने थोड़ा सा पूछा है तो मैं इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं वो बता देता हूं, सुन लीजिए क्या है। यहां लिखा गया महाभारत, तो महाभारत जो है उसका पुराना नाम या मूल नाम क्या है, जय संहिता, ये कहा गया। क्या कहा गया, जय संहिता। बाद में बना महाभारत में श्लोक 1 लाख, कितने हैं, 1 लाख श्लोक इसमें, महाभारत। महाभारत में पर्व 18 पर्व है, ठीक है। पहला पर्व आदि पर्व, 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व, क्या है, स्वर्गारोहण पर्व। और इस तरह 18 पर्व है। अच्छा महाभारत का एक भाग क्या है, गीता। गीता में कितने, 18 अध्याय हैं और श्लोक कितने, 700 श्लोक है। ये कभी फुर्सत से पढ़ाएंगे आपको पूरा टॉपिक गीता और कौन सा, रामायण और महाभारत। बड़ा महत्व है रामायण महाभारत का हरियाणा में, क्योंकि गीता का जो उपदेश है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिया गया। कहा दिया गया, कुरुक्षेत्र में। कहां पर, ज्योतिषर, ये वो स्थान था जहां पर दिया गया, ठीक है। इस पेड़ के नीचे दिया गया, वट वृक्ष, बरगद का पेड़, उसके नीचे दिया गया। लेकिन हरियाणा का राजकीय वृक्ष, हरियाणा का राजकीय जो वृक्ष है वो कौन सा है, पीपल। कभी आप उसको भी वर्ड कर दो तो ये वाले, ठीक है। ध्यान रखे कुछ जो पॉइंट बताए हैं, क्योंकि महाभारत का नाम है इसलिए मैंने बता दिया। 18 अध्याय, 18 दिन चले थे, 18 योद्धा जीवित बचे थे, ठीक है। 18 अक्षौहिणी सेना शामिल थी, तो ये वाले। मूल नाम क्या था उसका, जय संहिता। फिर बीच में क्या हुआ, भारत संहिता। लास्ट में क्या बन गया, वो सशस्त्र संहिता। इसे क्या कहा गया, महाभारत। फिर उसको डिवाइड कर दिया गया। इसका एक पार्ट है गीता, उसमें 18 अध्याय है,
देखो इसमें पर्व, इसमें क्या अध्याय है, फिर क्या उसमें 700 श्लोक है। दिया कहाँ गया? कुरुक्षेत्र में। स्थान कौन सा? ज्योतिषर। वृक्ष कौन सा? वट वृक्ष। हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल। ठीक है, अच्छी जानकारी दी आपको। चलिए करो नोट जरा ऊपर वाला भी जो पॉइंट बताएं। चलिए नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन अब की बार आया था भाई सीईटी में। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, ये भी पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। 22 जनवरी 2015 डेट पूछी गई थी भाई हरियाणा एसएससी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पानीपत में हुड्डा ग्राउंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं तो उनके साथ कौन होते हैं स्टेज पर? हरियाणा के सीएम कौन थे उस समय? मनोहर लाल खट्टर। ये होते हैं। एक अभिनेत्री को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, इनको बुलाया जाता है। ठीक है, और घोषणा होती है एक नए अभियान की। नाम क्या बताएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक मुहिम चलाई गई थी पूरे देश के अंदर। ठीक है, अच्छा उसी दिन क्या चली? सुकन्या समृद्धि योजना भी उसी दिन चली थी कि आप अपनी लड़की का खाता खुलवा सकते हैं बैंक में, 500 रुपए कम से कम, शायद 1.5 लाख पूरे साल में जमा करवा सकते हैं। तो उसमें ब्याज अच्छा मिलता है, इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, तो वो लड़की के लिए पैसा है। इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले यहां आ जाते हैं एक बार। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? यहां से एक अभियान की शुरुआत की। अच्छा अभियान की शुरुआत की तो क्या था इसमें कि गर्भ में पल रही बच्ची है या बच्चे यानी कि लड़की है या लड़का है, ये जांच करते थे उसको रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, बेटियों को बचाने के लिए, क्योंकि बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। ठीक है, एक मुहिम चलाई गई। उसके अंदर क्या किया गया? निगरानी डैशबोर्ड, निगरानी डैशबोर्ड भी बनाया गया। कहां पर? पानीपत में। ये पूरे हरियाणा में और जो भी जैसे मान लीजिए और जो स्टेट है उनमें भी बना। ये क्या करता था? ये निगरान रखता था क्या कोई ऐसा गिरोह जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करता है, उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, डॉक्टर अगर शामिल है तो लाइसेंस है तो सजा भी मिलेगी। तो ये बात तो तब जाके थोड़ा कंट्रोल हुआ। लिंगानुपात हरियाणा का सुधरा। बिल्कुल अच्छी योजना चलाई थी हरियाणा में, तो पूरे भारत में चली। इसका असर देखने को मिला कि लड़कियों जो लिंगानुपात था हरियाणा का वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन देखो एसएससी ने कैसे निकाला। एक क्वेश्चन आया हरियाणा में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ स्टेज से करने वाली अभिनेत्री कौन थी? कौन थी? तो भाई माधुरी दीक्षित। ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब आते हैं इनको क्या बनाया गया था? भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। इन अभिनेत्री तो क्या बनाया था? भारत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया माधुरी दीक्षित को। चलिए तो फिर हरियाणा ने क्या कर दिया? हरियाणा ने भी एक अभिनेत्री को बना दिया। क्या बनाया? किसी का बना दिया। हरियाणा ने किसको बनाया उस समय? उसके बाद बनाया परिणीति चोपड़ा, इसको बनाया। एक जानी मानी अभिनेत्री थी, इनका संबंध अंबाला से था। चलिए फिर क्या हुआ? 2016 में ओलंपिक हुआ और कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता साक्षी मलिक ने। तो फिर क्या किया? सेकंड फिर क्या किया? दोबारा इनको हटा किसको बना देगा? साक्षी मलिक को। इनका संबंध रोहतक से है, मोखरा गांव से। चलिए अब क्या हुआ? कई सालों तक यही रही। अब क्या हुआ
कि एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर, इनको बना दिया गया है। किसका? हरियाणा की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो फिलहाल वर्तमान में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मनु भाकर है। इनका संबंध झज्जर से है, गोरिया गांव से। इन्होंने क्या किया है कि 2025 ओलंपिक में, मैं यहां बताता हूं मनु भाकर के बारे में। देखिए मनु भाकर के द्वारा क्या किया गया है, यहां देखिए एरो देखिए। 2025 में जो ओलंपिक हुआ उसमें एक स्पर्धा होती है कितनी, 10 मीटर एयर पिस्टल। इसमें 2 प्रतियोगिता होती है, एक कैसी है सिंगल, एक कौन होती है डबल। तो इन दोनों में क्या इनके पास ब्रॉन्ज मेडल है, क्या है, दोनों में ब्रॉन्ज मेडल है। एक नया क्वेश्चन बना, एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसने एक ओलंपिक में 2 पदक जीते वो कौन है, साक्षी मलिक, सॉरी मनु भाकर है। फिलहाल हरियाणा में क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और दूसरा सुन लीजिए, अब जो पॉइंट बचा है एक ये वाला, ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें क्या है कि आप अपनी बच्ची के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। खाता 500 रुपए में खुलेगा मिनिमम, मैक्सिमम शायद 140 तक डाल सकते हो पूरे साल तक, ठीक है, लेकिन 500 रुपए डालना आपको अनिवार्य है। ये आप 14 साल तक पैसे डालोगे, 4 साल पैसे ब्लॉक रहेंगे बैंक में। उसके बाद जब लड़की 18 की होगी तो आप उसका 50% निकाल सकते हो, जब लड़की 21 की हो जाएगी तो आप उसका 100% निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये अच्छी योजना है, सरकार ने चलाई, ब्याज भी अच्छा मिलता है इसके अंदर। तो एक बार ये वाला पूरा उतारो जो जो मैंने बताया फटाफट। चले भाई, कर लिए होगे शायद नोट, बड़े आगे की तरफ। ये एक जगह है भाई, देखो क्या जगह दे रखी है, सिंह पाथरी। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने क्या किया था, यश ने यक्ष आएगा भैया, एक सरोवर का देवता यक्ष, उसके बीच बातचीत जो होती है ना वो सिंह पाथरी जगह वहां पे होती है। अब इसके बारे में सुन लीजिए टोटल। कहते हैं एक सरोवर का पानी पीने से युधिष्ठिर के जो भाई थे उनकी डेथ हो गई, युधिष्ठिर बच गए उसमें। तो उन्होंने कहा किससे, पानी के देवता यक्ष से कहा, सरोवर के देवता से कि आप मेरे भाइयों को जिंदा कर दीजिए। उन्होंने कहा जिंदा कर देंगे लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेंगे हम। तो दोनों के बीच सवाल जवाब होते हैं, उस परीक्षा में पास होते तब जाके युधिष्ठिर, तब जाके यक्ष क्या करता है, उनके भाइयों को जीवित कर देता है। उनके बीच जो बातचीत चली है ना वो सिंह पाथरी एक जगह है, और ये पानीपत में आती है। इसमें आती है पानीपत, यही बताया। अब यहां आता है यक्ष और यक्षणिया, यक्ष है और यक्षणिया, इनकी मूर्तियां हैं हरियाणा में। क्या है, मूर्तियां। ये जो मूर्तियां मिली हैं ये कहां है, फरीदाबाद। वो कहां कहां से मिली है, फरीदाबाद, होडल, भादस, ठीक है, पलवल, बंचारी, ये वो जगह है जहां से इनकी मूर्तियां मिली हैं। और आपसे पूछा जाए ये हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्तियां हैं, हरियाणा की
सबसे प्राचीन मूर्तियां, क्या है हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियां कौन सी है? यक्ष और यक्षिणियों की है जो मिली है। चलिए ये पूछ रहे कि हरियाणा में सबसे अधिक मूर्तियां कहां मिली है, तो आएगा भी रोहतक। किसी की भी हो, हरियाणा में सबसे अधिक मूर्तियां वो मिली है जी, रोहतक से मिली है। और यक्ष और यक्षिणियों की यहां से, जो सबसे प्राचीन है। ठीक है, और सबसे अधिक कहां से मिली है? रोहतक से। मेहर माजरा, मणि माजरा यहां से मिली है। अब देखो यहां एक बात नोट करोगे आप, क्या ये जितनी भी जगह मैंने आपको लिखवाई है वो सब नदी किनारे हैं। मतलब यहां से कौन सी? यमुना जाती है। तो कहते हैं यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां कहां मिलेंगी आपको? नदी कौन या कोमा सरोवर के किनारे मिलेंगी। क्या मिलेंगी? किनारे। करो भी जरा नोट, दो तीन ही पॉइंट है। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये बता दिया मैंने, ठीक है। यहां देखिए एक युद्ध का वर्णन है और उस युद्ध के बारे में देखते हैं पूरी डिटेल। क्या लिखा गया है भाई? पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल, अच्छा ये मंथ वाली डेट आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। बिल्कुल ठीक है, पूरा बताते हैं आपको विवरण। पानीपत का पहला युद्ध, पहला युद्ध, ठीक है भाई। तारीख इसमें क्या है मैं इधर लिख देता हूं, ऊपर भी लिखी हुई है। क्या है? 21 अप्रैल 1526 इस तारीख को किस किसके बीच हुआ? एक साइड कौन था? बाबर जो बाहर से आया था। एक साइड कौन था? दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी। ये है। अब सुनो भाई, दोनों के बीच युद्ध होता है। युद्ध का जो परिणाम है वो किसके पक्ष में जाता है? बाबर के पक्ष में जाता है। क्यों? क्योंकि बाबर के पास क्या था? गोला और बारूद, गोला बारूद। तो यही रीजन था कि भाई तोपे गोला बारूद से बाबर जीत गया। चलिए, जीतने के पश्चात ये क्या है? इस युद्ध में मारा गया, मारा गया। आज तक रिकॉर्ड है कि दिल्ली सल्तनत में कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ इब्राहिम लोदी को छोड़कर जो किसी युद्ध में मारा गया हो। कोई घोड़े से गिर के मरा है, किसी वैसे नेचुरल डेथ हुई है। एकमात्र ऐसा ही शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है दिल्ली सल्तनत का, जो किसी युद्ध में मारा गया। चलिए, युद्ध में मारा गया तो क्या क्या? इब्राहिम लोदी का मकबरा ये भाई पानीपत में ही है। बनाया किसने? बाबर ने बनवाया। ये भी ध्यान, किसने बनाया? बाबर। चलिए, युद्ध जीतने के बाद क्या हो सुन लीजिए। मारा गया, शासन आ गया, सब कुछ हो गया। अब बढ़ते हैं कहां पर? युद्ध जीतने के पश्चात बाबर ने एक मस्जिद बनवाई। कहां पर? पानीपत में ही। नाम क्या था? काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद ये बनवाई। अब क्या आएगा? मुगल काल की हरियाणा में पहली इमारत है। मुगल काल की हरियाणा में पहली इमारत है। मुगल काल की हरियाणा में पहली इमारत कौन सी भाई? काबुली बाग मस्जिद। कहते हैं कि ये क्या थी? काबुली उसकी बेगम का नाम था। ठीक है, लेकिन उसे प्यार से काबुली बोलता था, वैसे उसका नाम क्या था? मुस्तफत बेगम। तो काबुली बाग मस्जिद बनवाई किसने? बाबर ने। कहां पर? पानीपत में। और ये कहते हैं पहली इमारत है मुगल काल की हरियाणा में। चलिए, मुगल काल की हरियाणा में सबसे ऊंची इमारत, सबसे
ऊंची इमारत बीरबल का छत्ता। कौन सी है? बीरबल का छत्ता, पहली इमारत, सॉरी सबसे ऊंची। दो चीज ध्यान रखना, अगर पूछे मुगल काल की हरियाणा में पहली इमारत काबुली बाग मस्जिद है, अगर पूछे सबसे ऊंची इमारत तो बीरबल का छत्ता है। कितनी कितनी ऊंची है? 5 मंजिला। कितनी है भाई? 5 मंजिला। तो ये ध्यान रखना, युद्ध का निर्णय बाबर के पक्ष में आया, तो मारा गया इब्राहिम लोदी, उसका मकबरा बाबर ने बनवाया। ठीक है, मुगल काल की पहली इमारत कौन सी? काबुली बाग मस्जिद, जो बाबर ने पानीपत में बनवाई। और सबसे ऊंची इमारत पूछा जाए तो बीरबल का छत्ता है, जो 5 मंजिला है, ये नारनौल में है। ठीक है, तो करो भी जरा नोट एक बार। चले भी, कर लिया होगा शायद आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये सारा बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। यहां देखिए, दूसरा युद्ध, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो है 5 नवंबर 1556। ये कौन सा था? सेकेंड युद्ध था। इस युद्ध में कौन भाग लिया? एक तरफ से कौन था? हाँ भाई, क्या लिखा गया है? अकबर। दूसरी तरफ से रेवाड़ी का शासक था वीर हेमू। एक तरफ से कौन था? अकबर। इधर से कौन था? वीर हेमू। वीर हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये किस कहां का शासक था? रेवाड़ी। अच्छा, सेना का नेतृत्व इसने स्वयं किया। सेना का नेतृत्व इसने क्या किया? स्वयं किया। लेकिन इधर से कौन था? बैरम खां। सेना का नेतृत्व किसने किया? सेना का नेतृत्व बैरम खां इसने किया। ठीक है, अब देखो, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि तारीख 5 नवंबर 1556 को वीर हेमू रेवाड़ी का शासक था। ठीक है, इधर से कौन था? अकबर। परिणाम क्या निकला कि भाई कहते हैं किस्मत ही खराब समझ सकते हो किसकी? हेमू की, कि हेमू युद्ध में हार गए। वरना हेमू एक ऐसा योद्धा था जिसने इस युद्ध से पहले कितनी लड़ाइयां लड़ी? 22 लड़ाइयां लड़ी इसने, और क्या सभी में वो विजयी रहा, सभी उसके द्वारा जीती गई थी, लेकिन सिर्फ इस युद्ध को छोड़कर। अच्छा, इसमें भी हेमू जीतने ही वाला था, पर कहते हैं उसके आंख में तीर लगा और वो हाथी से नीचे गिर गया, और नीचे गिरने के पश्चात उसकी सेना को लगा कि राजा मारा गया, और भगदड़ मची और युद्ध हार गए हेमू। वरना कहते हैं 70% युद्ध तो हेमू जीत चुका था। इतना वीर योद्धा था हेमू, के बारे में हमें पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, रेवाड़ी का शासक था और वैश्य जाति से था। क्या लिखा गया? वैश्य। नमक का व्यापारी था पहले। आदिल शाह ने क्या बनाया? प्रधानमंत्री। फिर क्या बना? सेनापति। और अपने अपने दम पर, अपने ताकत से क्या बना? दिल्ली का शासक बनाए। तब इसने क्या है धारण किए? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। सबसे लास्ट कौन सा था? यही कौन से नंबर का? 14 नंबर का था। उसके बाद कोई विक्रमादित्य नहीं हुआ। करो भी जरा नोट एक बारी। चलिए, एक जो मैं और बताता हूं हेमू के बारे में, कि जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसकी जो हवेली है वो रेवाड़ी में है। ठीक है, हेमचंद्र या हेमू की मूर्ति या खंडपीठ वो लगी है कौन सी? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, जो रेवाड़ी में है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, 2013 में बना था। तो ये आप जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला पेज पे जो है वो पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, चलिए लिखते हैं अगला, नेक्स्ट वाला पेज देखते हैं।
ये तीसरे वाला, इसके बारे में भी देखो पूरा जानकारी देते हैं आपको। पानीपत का तीसरा जो युद्ध है, एक ऐसा युद्ध जिसने मुगल सत्ता को, या जिसपे मराठों की सत्ता को क्या थोड़ा सा कम कर दिया, ताकत को कम कर दिया, वरना कि पूरे भारत पर लगभग क्या है मराठों का शासन था उस समय। देखो 14 जनवरी, अब 14 जनवरी अपने क्या होता है, मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को होती है। मकर संक्रांति को हरियाणा में दान का पर्व कहा जाता है, दान का पर्व। तो सर्दी का मौसम था। चलिए दूसरा देखें, हुआ भी मराठा और किसके बीच, अहमद, एक तरफ कौन थे मराठे और दूसरे कौन था, अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब परिणाम क्या निकला कि भाई कौन विजयी रहा, अहमद शाह अब्दाली इसमें विजयी रहा। विजय के कई कारण थे और मराठों की हार के भी कई कारण थे। मराठी सेना का नेतृत्व एक यंग लड़का था सदाशिवराव भाऊ, ये कर रहे थे। अच्छा लड़ाका था, अच्छा सेनापति था, लेकिन कुछ एक ऐसे कारण हुए कि जिससे युद्ध हार गए। और हारने के बाद कहते हैं मराठों का इतना नुकसान हुआ कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा घर नहीं बचा जिसमें कोई ना कोई व्यक्ति ना मारा गया हो इस युद्ध में। कितने सैनिक मारे गए, देखिए पूरा सुन लीजिए। देखिए भाई, दोनों सेनाएं आपस में 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में उतरी, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र यानी कि मराठों का शासन था उत्तरी भारत पर, उसमें कौन कौन शामिल है, हरियाणा, पूरे हरियाणा पर शासन था उसका, राजस्थान पे शासन था, चौथ लेता था वो, ठीक है, यूपी पर, उसके बाद मध्य प्रदेश एमपी पर शासन था, ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर तक, कहते हैं अफगानिस्तान तक किसका शासन था, मराठाओं का ही शासन। एक बाहर से व्यक्ति आया तो लोगों ने यहाँ पर जो लोकल जो स्थानीय राजा थे उन्होंने किसकी मदद की, अहमद शाह अब्दाली की मदद की, सदाशिवराव भाऊ की मदद नहीं की। एक व्यक्ति था करने वाला, उसमें भी क्या हुआ, कोई बात बनी नहीं। भरतपुर का शासक कौन था, महाराजा सूरजमल। ये तो कोई ये भी बात बन नहीं पाई, लेकिन सूरजमल ने क्या किया, पानीपत के युद्ध में बचे घायल सैनिक जो बच गए थे, जो भरतपुर पहुंचे, ठीक है, उनके लिए क्या किया, खाने का इंतजाम किया, उनके इलाज करवाया। और महाराष्ट्र उनको कहते हैं उस समय शायद 1 रुपया 1 आना और अनाज देकर भेजा कि आप महाराष्ट्र जा सकते हो। ये भी किया उन्होंने राजा सूरजमल के द्वारा। क्या हुआ इसका नुकसान कि दोबारा से क्या है, मुगल सत्ता कायम हो गई। फिर दोबारा मराठाओं ने वही सत्ता हासिल की जो उसकी पहले थी। कहते हैं कि भाई हार गए, सदाशिवराव भाऊ हार गए, उसमें मारे गए इस युद्ध में। एक हार का कारण पता है क्या था, एक तो मौसम, क्या था, मौसम सर्दी का। दूसरा क्या था जी, अपनी स्त्री यानी कि महिलाओं और बच्चों को भी साथ ले आए, महिलाएं प्लस बच्चों को भी ले आए। इनको पता था, विश्वास था कि हमें कौन हरा सकता है भारत में। और बिल्कुल उस समय हिंदुस्तान में ऐसी कोई सत्ता नहीं थी जो मराठों को हरा दे। चलिए, महिलाएं और बच्चों को साथ ले आए। अब इनकी सुरक्षा के लिए भी सेना लगानी पड़ी, तो वो सेना कम हो गई। दूसरा, अनाज खत्म हो गया। अनाज खत्म होने पे मराठे क्या करते, एक दिन भूखे रह रहे थे और एक दिन खा रहे थे, एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खा रहे थे, एक दिन व्रत कर रहे थे, अनाज कम था। इस वजह से क्या हुआ, दिक्कत आई उनको। और फिर क्या हुआ, मराठे सोचे कि मरना है तो लड़के क्यों ना मरे जाए। और रसद और सामग्री वो भी नहीं पहुंच पाई, जितने पैसे चाहिए थे उससे भी कम लेके आए सदाशिवराव भाऊ। तो ये सब कारण हुए। दूसरा कि आमने सामने की लड़ाई थी और मराठे गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। अगर वो गुरिल्ला युद्ध लड़ते तो उनको कोई हरा नहीं पाता। तो ये सब था। अब हारने के बाद देखिए क्या हुआ, हरियाणा में हर वर्ष क्या मनाया जाता है 14 जनवरी को, ध्यान रखना भाई। एक तो मकर संक्रांति है, दूसरा क्या है, वीर मराठा शौर्य दिवस, ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इस कहते हैं कि इस युद्ध में मारे गए मराठों सैनिकों उनकी आत्मा की शांति के लिए एक मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाया किसने, मंगल रघुनाथ राव, इन्होंने बनाया। क्या बनाया, एक मंदिर बनवाया पानीपत के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो युद्ध हुआ वो जो जगह है, क्या है, जिस जगह पर मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है वो जगह है काला अम्ब। ये ध्यान रखना भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटक स्थल लोग देखने जाते हैं कि यहाँ पर मराठाओं की वीरता का जिक्र आता है। काला अम्ब, काला अम्ब कैसे है, एक आम का पेड़ था और इतना ब्लड निकला कि उसका रंग काला हो गया, तो क्या पड़ गया वो, काला अम्ब। काला अम्ब हरियाणा में 2 हैं, एक किसमें है, अंबाला में, जहां से मारकंडा प्रवेश करती है हरियाणा में,
वो भी कालाम है, और एक पानीपत का युद्ध स्थल तीसरा, वो भी क्या है, कालाम। चलो भी करो जरा नोटिस। चले भाई, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, वीर माता शौर्य दिवस। हाँ, यही वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है भाई। क्या लिखा है, जो भारतीय सेना है ना, उसके 75% जो कंबल है ना, वो कहाँ बनते हैं, पानीपत में बनते हैं। इसलिए तो बताया कि कंबल बनते हैं पानीपत में। अब भारतीय सेना का क्वेश्चन है, सुन लीजिए। तो भारतीय सेना में अगर एक आता है कौन सा, अंबाला कैंट, आर्मी है भाई यहाँ पर। अंबाला कैंट यहाँ पर आर्मी है, और एक है हिसार कैंट, यहाँ पर भी क्या है, आर्मी है। ठीक है, दो जगह। उसके बाद सेना का एक क्वेश्चन आया है, तो भारतीय सेना में एक होता है गोला रखने के बॉक्स, गोला रखने के लकड़ी के बॉक्स, लकड़ी के जो बॉक्स है वो बनते हैं जी यमुनानगर के जगाधरी में। कहा बनते हैं, जगाधरी, यानी कि यमुनानगर में लकड़ी के बॉक्स। कौन सा, गोला बारूद रखने के। दूसरा है, भारतीय सेना में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक, अगर जनसंख्या और क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए, तो सबसे अधिक जो सैनिक है वो किससे है, हरियाणा से है। सेना की बात कर लेते हैं, तो 1962 के युद्ध में हरियाणा के वीरों के द्वारा साहस दिखाया गया। उन साहस और वीरता के कारण क्या है, आज भी वहां क्या बना है, रेजांगला, रेजांगला स्मारक है। वीर अहीर धाम बनाए वहां पर, रेजांगला स्मारक 1962 के युद्ध में, वो भी है। ठीक है, और भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड, वेस्टर्न जो कमांड है, उसका हेड ऑफिस कहाँ है, चंडी मंदिर। कहाँ है, चंडी मंदिर, जो पंचकुला में आता है, वहां पे है। और क्या बच जाता है भाई सेना का, कुछ लगभग यही है। कई जगह लिखा कि हर 10वां सैनिक क्या है, हरियाणा से। आज भारतीय सेना की बात कर ले तो एकमात्र युद्ध हुआ था 1971 में, जिसमें वीरता के कारण परमवीर चक्र मिला हरियाणा को। क्या मिला, परमवीर चक्र। में किसको मिला, किसको भी, सोनीपत में एक जगह आती है, सिसाना गांव है, सिसाना सोनीपत में, सिसार हिसार में है। मेजर होशियार सिंह, इनको दिया गया था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सिर्फ कंबल का बताया, कंबल के अलावा और भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखने। ठीक है, करो भी नोट जरा। हो गया, चले। बता दिया ये वाला पॉइंट। टेक्सटाइल उद्योग के लिए, टेक्सटाइल में क्या आते हैं, कपड़े आते हैं। टेक्सटाइल में क्या आते हैं, कपड़े आते हैं। कभी समझो कि टाइल बनती होगी, नहीं। इसके बारे में देखो जरा। तेल शब्द को ना, रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी, रिफाइनरी कौन सी, तेल, ये वाला तेल रिफाइनरी। तो क्या लिखा भाई, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना पानीपत के, ये गांव भी बाहोली 1980 में स्थापित किया गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन होता है, आईओसी, इसके तहत कब आया, ये 1998 में आया। कब आया है, 1998 में। कौन है, कि बाहोली जो है प्लांट है वो आया। अब कहते हैं कि इसी प्लांट में क्या बनेगा, पराली से,
पराली से प्लास्टिक से सड़कें, पराली से बिजली, ये वाले। तो प्लास्टिक के सड़कों वाला प्लांट भी यहाँ पर लगाया गया है। कहाँ पर? इसी में, बाहोली में। कहाँ पर? पानीपत रिफाइनरी। तो एक बात और ध्यान रखना, जल, थल, वायु, इन तीनों में सबसे पॉल्यूटेड या प्रदूषित, सबसे प्रदूषित कोई अगर जिला है वो कौन सा भी? अपना पानीपत है। जल, थल और वायु तीनों में प्रदूषित है, क्योंकि केमिकल प्लांट जहां रहेंगे वहां क्या रहेगा? जमीन भी जहरीली, नीचे पानी भी जहरीला और हवा भी जहरीली। तो जल, थल और वायु तीनों में क्या है? सबसे अधिक प्रदूषित कौन सा है? पानीपत। अगर वैसे पूछा जाए सबसे प्रदूषित कौन सा है? फरीदाबाद है। ठीक है, चले भी आगे, नेक्स्ट चलिए। हाँ, 1998 बता दिया मैंने ये वाला। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, एनएफएल होता है, 1974 में बनी भाई। ये दो प्रोडक्ट बनाती है, किसान यूरिया व किसान खाद। पता है अपने को जो खाद मिलता है सरकारी खाद, वो इसी प्लांट में बनता है। किसमें? एनएफएल में। एक आपने नाम सुना होगा एसएफएल, फोरेंसिक, एफएसएल, फोरेंसिक साइंस लैब। ये कहाँ है? मधुबन में है। ठीक है, फोरेंसिक जांच होती है यहाँ पर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है यहीं से आती है। एनएफएल ये फर्टिलाइजर कंपनी है, ठीक है, जो खाद बीज बनाती है वो। तो आपको ध्यान रखना है दो चीजें। चलिए बढ़े आगे। कबड्डी प्लेयर मंजीत छिल्लर। जी हाँ, मंजीत जो छिल्लर है उसका जो गांव हो निजामपुर है। कई जगह इसको दिल्ली में बताते हैं, एक्चुअल में हाँ क्या है, किसमें है ये? पानीपत में ही है भैया। किसमें है ये? पानीपत। बढ़िया प्लेयर है, सभी जानते हैं मंजीत छिल्लर। जयपुर पैंथर का कप्तान भी रहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो प्रो कबड्डी देखते हो जानते होंगे नहीं। हाँ, कबड्डी एकेडमी बुड़शाम। बुड़शाम एक जगह आती है भाई पानीपत में, बुड़शाम। ठीक है, कबड्डी एकेडमी कहाँ है? पानीपत के अंदर। बहुत से, क्रिकेट पूछा जाए तो झज्जर में है। ठीक है, क्रिकेट पूछा जाए तो झज्जर में। हॉकी पूछा था, महिला हॉकी पूछा जाए तो कहाँ पर है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। इस तरह एकेडमी है। शूटिंग एकेडमी है, ठीक है, बैडमिंटन एकेडमी है, जैसे शूटिंग और बैडमिंटन किसमें है? पंचकुला में है। ये सब ध्यान होना चाहिए। ये बता दिया भाई मैंने। हाँ, ये अमोनिया प्लांट, रबड़ प्लांट, सिंथेटिक रबड़ प्लांट कहाँ है? पानीपत है। तभी तो कहते हैं कि केमिकल फैक्ट्रियां हैं, केमिकल प्लांट है तो क्या रहेगा? उनसे साफ करेंगे, कचरा निकलेगा तो क्या फिर प्रदूषित होना ही है, लाजमी है। ब्लू जे समालखा, ब्लू जे पर्यटक कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, और पानीपत में कहाँ है? समालखा में शायद। समालखा पानीपत में आता है ब्लू जे। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बता दिया मैंने, रीजन है। बू अली शाह कलंदर, ये वाला क्वेश्चन अच्छा देखिए। बू अली शाह कलंदर कहाँ है? पानीपत में उसकी दरगाह है। ठीक है, बू अली शाह कलंदर का कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, और भी आएगा, देखिए वहां से एक मौलवी है, उसका नाम भी आएगा मौलाना का। उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली, इसके बारे में थोड़ा देखिए। इनका जन्म पानीपत में होता है। किसका? अल्ताफ हुसैन हाली का। और अल्ताफ हुसैन हाली को कहते हैं कि हरियाणा में पहला मुशायरा, हरियाणा में पहला मुशायरा। जैसे कवि लोग कवि सम्मेलन करते हैं ना, वैसे शायर क्या करते हैं? मुशायरा। हरियाणा में पहला मुशायरा वो इन्हीं के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया अभी अभी 2025 सीईटी में आया। क्या आया कि 1904 में शमशुल उलेमा की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा किसे दी गई थी? अल्ताफ हुसैन हाली को दी गई थी। इनके नाम से हाली क्या है? उर्दू साहित्य में क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राशि क्या है? 3.5 लाख रुपए। तो हाली की कुछ एक रचनाएं हैं, वो भी लिख लीजिए। सफरनामा इनकी है। नब्ज ए हाली, नज्म, नज्म है भाई, नज्म ए हाली। इनके जो गुरु हैं
कौन थे? मिर्जा गालिब। इनके गुरु का नाम क्या था? मिर्जा गालिब, ये भी ध्यान रखना है। तो अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से क्या है, हाली की दरगाह भी है, वहां पर एक पुरस्कार दिया जाता है, उर्दू साहित्य अकेडमी देती है 3.5 लाख रुपए। ठीक है, ये सबसे बड़ा पुरस्कार था पहले। अब क्या है, अब उसके बाद कौन सा आ गया भाई, अब दिया जाता है फक्र है हरियाणा। फक्र है हरियाणा, इसमें राशि कितनी है? 5 लाख। ये भी उर्दू अकेडमी देती है। फक्र है हरियाणा, ये भी क्या देती है? उर्दू अकेडमी देती है। तो पहले कौन सा था? अल्ताफ हुसैन हाली पुरस्कार था, हाली की दरगाह है। 1904 में शमसुल उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, किसे? अल्ताफ हुसैन हाली को। इनकी कई रचनाएं, सफरनामा, जैसे तिनिया के मजनून, ये भी इसी की रचना है। क्या है? तिरिया के मजनून, वो भी क्या है? इन्हीं की रचना है। तो ये सब किसके बारे में? अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में। करो भाई, जल्दी से नोट करो। चलिए भाई, नेक्स्ट वाला। ठीक है, 94 में नहीं आएगा भाई, 1904 आएगा। ये गलत लिखा है यहाँ पर, 1904 आएगा, ठीक करना है इसे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, उलेमा क्या होता है? धर्म का अच्छा जानकार होता है। देखो, ये प्रमुख रचना है, ये भी सारी मैंने बता दिया आपको, ठीक, फिर दोबारा देख लीजिए। सफरनामा, शिकवाए हिंद, वो सफरनामा, यादगार ए गालिब, तिरिया के मजनून, ये सब इन्हीं की है। मिर्जा गालिब के शिष्य थे। गंधक प्लांट, गंधक, पानीपत में गंधक नामक खनिज पदार्थ पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, पानीपत में कालाम वार हीरो मेमोरियल बताया था ना, मराठों के लिए बनाया गया। और कहाँ है? जहां पर युद्ध हुआ था ना, अम्ब आएगा भी, काला अम्ब या अम्ब एक ही बात है। सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी में है। हाँ जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना भाई, सिटी ऑफ वार हीरोज किसमें? भिवानी में है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन। प्रदूषण रहित शुगर मिल कहाँ बनाई जा रही है? पानीपत में। ये करंट का क्वेश्चन था, ध्यान रखना। प्रदूषण रहित शुगर मिल। बासमती चावल, यहां देखना भाई जरा, क्या लिखा गया है? बासमती चावल को बेचने का बाजार पानीपत में बना हुआ है। चिम्मन लाल सेतिया बेचता है उसे। एक्सपोर्टर है कौन है? चिम्मन लाल सेतिया। 70 देशों में चावल जाता है यहां से। लेकिन पूछ लीजिए, बासमती चावल हरियाणा में होता कहां है उत्पादन? ये होता है भाई तराइन या तरावड़ी में होता है, करनाल में जो आती है वहां। पूरे भारत का सबसे अधिक बासमती चावल यही होता है। ठीक है, और सबसे अधिक उत्पादन में 4 जिले, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद। ट्रिपल के आता है, ट्रिपल के और फिर जे, इनमें होता है सबसे अधिक चावल। ठीक है भाई, ध्यान रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट। पहला वस्त्र व अनाज बैंक कहाँ खोला गया है भाई? पानीपत में। वस्त्र एवं अनाज बैंक पानीपत में खोला गया। पानीपत में एक लोकल संस्था थी, स्थानीय उसने क्या कहा कि कपड़ा अपने पास होता ही है, एक अनाज बैंक की, कोई भूखा ना सोए, कोई बगैर कपड़ों के ना रहे। तो क्या किया गया? एक वस्त्र एवं अनाज बैंक खोला गया पानीपत में। अब उसके बाद अगर ऐसा है तो पहला अनाज एटीएम गुड़गांवा में है। वाटर एटीएम, ये भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यमुना नदी पर सबसे लंबा पुल 900 मीटर का पानीपत में ही है। एलिवेटेड हाईवे बना है पानीपत में ही है। गांधी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा, ये क्वेश्चन इसके बारे में देखो। गांधी, गांधी खादी है, सॉरी, हाँ भाई, खादी का पुरोधा महेश दत्त शर्मा को कहा जाता है। इनका संबंध कहां से है? पानीपत से है। ठीक है, ध्यान कर जाए, कहां से? अभी पानीपत से। 1857 की क्रांति का नेतृत्व, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कहां से? पानीपत से। बू अली शाह कलंदर आएगा, बू अली शाह कलंदर, इन्होंने किया था। चलिए, पानीपत से किया था। तो 1857 की क्रांति का मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, 10 मई से स्टार्ट होती है 1857। कहां पर? अंबाला कैंट से। ये बताया मैंने, कहां से स्टार्ट होती है? अंबाला कैंट से होती है।
हाँ, बाबरपुर का नाम बदलकर का नानकपुर कर गया, ये अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने बहुत से गांवों के नाम बदले हैं, नानकपुर के नाम से जाने। पहले क्या था, बाबरपुर, अब क्या है, नानकपुर। बहुत से गांव जैसे अमीन कुरुक्षेत्र में आता है, अभिमन्युपुर कर दिया गया, ठीक है। और भी बहुत सारे गांव आदि के नाम बदले गए हैं। कई गांवों के नाम ऐसे थे जो स्थानीय गालियों के ऊपर गांवों के नाम थे, हरियाणा सरकार ने बदले, उसे अच्छा काम किया। लिंगानुपात, ये मैंने पहले डैशबोर्ड का बता दिया। हाँ, नीरज चोपड़ा का तो बनता है भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैवलिन थ्रो कौन है, नीरज चोपड़ा एक खिलाड़ी, उनका संबंध पानीपत का गांव कौन सा है, खंडरा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 2020 में क्या जीता उन्होंने, गोल्ड मेडल, और 24 में सिल्वर, ठीक है। क्या जीता, 20 में गोल्ड था, 24 में क्या था उनका, सिल्वर मेडल था। आर्मी में सूबेदार है, ठीक है, कई चीज, ओडी का है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कई चीजों के ब्रांड एम्बेसडर है, कौन है, नीरज चोपड़ा। एथलेटिक महासंघ का उसे सदस्य बनाया गया है, तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। और ये भी ध्यान रखना कि गोल्ड जो जीतता है ओलंपिक में उसको हरियाणा सरकार 6 करोड़ देती है, सिल्वर जो जीतता है उसे देती है 4 करोड़, ब्रॉन्ज जो जीतता है, ब्रॉन्ज, उसे देती है कितना, 2.5 करोड़। ये देती है कौन, हरियाणा गवर्नमेंट। बाकी सेंटर अलग से देती है, बीसीसी अलग से देती है, और भी बहुत सी, दिल्ली सरकार अलग से दे देती है, खेल मंत्रालय अलग से देता है, ठीक है। सलारगंज गेट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सलारगंज जो गेट है वो पानीपत में स्थित है, इसे पानीपत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन सलारगंज गेट का। इसराना है जहां सेक्टर बनाया जा रहा है, जैसे गांव में सेक्टर नहीं होते, सेक्टर शहरों में होते, हुड्डा सेक्टर है जैसे, अब तो उसका नाम भी HSVP कर दिया, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। तो एकमात्र ऐसा गांव जहां पर सेक्टर बनाए, कौन सा, इसराना। आ जाएगा ध्यान। अफगानिस्तान देश द्वारा अपनी सेना में एक टुकड़ी का नाम पानीपत रखा गया है, ये करंट अफेयर के हैं। इलेक्ट्रिक बस पानीपत में चलाई गई है, हाँ ये वाला। पचरंगा अचार, और क्या है, सूखी सब्जियां, ये ध्यान रखना भाई, दरी, पचरंगा अचार और सूखी सब्जियां। जो डिब्बा बंद आती है सूखी सब्जियां, वो सब कहां होती है, पानीपत में। और इको फ्रेंडली जेल कहां है, पानीपत में, ये भी ध्यान रखना। कौन सी है, इको फ्रेंडली जेल कहां है, पानीपत में। बिल्कुल। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की निर्मला तंवर कहां की है भाई, का संबंध किससे है, पानीपत से। वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मला तंवर, इनका संबंध भी कहां से, पानीपत से। नोट करके लिखवा रखा है। अच्छा जी, ये वाला, ये तो बता दिया मैंने। जो देवी तालाब मंदिर है, देवी तालाब शिव मंदिर है, मंगल रघुनाथ राव ने बनाया था, ठीक है। देवी तालाब शिव मंदिर, और देवी का तालाब पानीपत, रानी का तालाब जींद, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों पॉइंट, दोनों इंपोर्टेंट है, पहले मैंने आपको बताया इसके बारे में। चलिए, ये एक जिला था जो कौन सा करवाया हमने आपको, पानीपत करवाया। जितने भी क्वेश्चन है, सीईटी का क्वेश्चन आया था वो भी डिस्कस किया आपसे, कि वहां भी वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत जिला करवाया है। लाइव आने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।